आज हम उत्तर प्रदेश के 4-5 ऐसे टॉपिक कवर करेंगे, भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पठार, मैदान और पर्वत। इनसे रिलेटेड कोशिश करूंगा कि आने वाले 5 से 7 मिनट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूं। और ये चैनल डेडिकेटेड है बिना टाइम गवाए अच्छी तैयारी के लिए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए चीजों को लेकर। और सबसे पहले देखिएगा, जब हम यूपी का भौतिक विभाजन करते हैं तो सबसे पहले हिमालय का ये आता है हमारे पास कौन सा, शिवालिक क्षेत्र। और शिवालिक के बाद हमारे पास भावर क्षेत्र के बाद हमारे पास तराई क्षेत्र, उसके बाद मैदान, उसके बाद आते हैं हमारे पास पठार। और पठार दो तरीके के हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। और उसके बाद आता है पर्वत यानी विंध्य पर्वत। तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कैसे किया गया है? उत्तर प्रदेश शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपादों में स्थित है और ये भावर क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र, मैदान और बुंदेलखंड, बघेलखंड के पठार और विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में केवल एक पर्वत का विस्तार है, वो है विंध्य पर्वत। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी को लेकर, तो ये अमसोट है जो कि हिमालय की है, यानी शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये बाउंड्री शेयर करती है उत्तराखंड के साथ। और ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सहारनपुर में देखने को मिलती है। उसके बाद आता नेक्स्ट हमारे पास कि किस तरीके से भावर तराई क्षेत्र बने। जब नदियां निकलती हैं तो बड़े बड़े पर्वतों से निकलती है, तो उन्हें काटकर बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आती हैं। जब उन्हें ढकेलने में सक्षम नहीं बचती हैं तो उन्हें एक जगह बिछा देती हैं और उनके अंदर से बहना स्टार्ट कर देती हैं। नदियां दिखाई देना बंद हो जाती हैं। जहां पर नदियां दिखाई देना बंद हो जाएं उसे भावर क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद नदियां आती हैं नीचे की ओर और ये अपने साथ सेडिमेंट, गाद, अवसाद, मलबा, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बाहर लेकर निकलती हैं और इसे कहा जाता है तराई क्षेत्र। उसके बाद नदियां बहुत महीन कणों को लेकर आती हैं और बिछा देती हैं, इन्हें कहा जाता है मैदान। तो उत्तर प्रदेश में कैसे बने? जहां पर नदियां गायब हो गई बड़े बड़े शिलाखंडों के बीच, वो भावर क्षेत्र। उसके बाद जो दलदली क्षेत्र होगा वो तराई क्षेत्र। उसके बाद गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। एक एक को डिटेल में समझते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र जो होता है, मैंने कहा आपसे, भावर क्षेत्र बहुत कंकड़ीला पथरीला होता है, मोटे मोटे शिलाखंड होते हैं, नदियां गायब हो जाती हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे शिलाखंड होने के कारण यहां पर खेती करना संभव नहीं है। तो आपसे पूछता है यूपी के किस भाग में खेती करना संभव नहीं है? भावर क्षेत्र में खेती करना संभव नहीं है। तो यही सब लिखा हुआ है। जब नदियां बड़े बड़े पत्थरों को ढकेल नहीं पाती हैं तो उनके अंदर से बहना शुरू कर देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, इसको भावर क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि ये कंकड़ीला पथरीला होता है इसलिए कृषि करना यहां पर संभव नहीं है। उम्मीद है इन फैक्टों को समझ पाए होंगे। इस स्लाइड से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तराई क्षेत्र को लेकर। तराई क्षेत्र क्या होता है? मैंने कहा जब नदियां जो हैं भावर क्षेत्र से बाहर निकलती है तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और बहुत ज्यादा सेडिमेंट, गाद और अवसाद बाहर लेकर निकलती हैं, इसे कहा जाता है तराई क्षेत्र। क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मलबा होता है, यहां पर पानी की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, इसीलिए यहां पर ऐसी खेती की जाती है जिससे पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना और धान की खेती। इसके अलावा यहां पर पानी की अधिकता है, दलदली क्षेत्र है, इसलिए कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि यहां पर बीमारियां बहुत बड़ी मात्रा में होती है तराई क्षेत्र में। तो यही सब लिखा हुआ है हमारे पास। तराई क्षेत्र क्या होता है? तो आपने कहा जब नदियां भावर क्षेत्र से बाहर आती हैं तो अपने साथ अवसाद, दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। यहां पर पानी की अधिकता होने के कारण गन्ना और धान की खेती जैसी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। इसके अलावा दलदली क्षेत्र होने के कारण यहां पर बीमारियां बहुत ज्यादा पनपती हैं। यह कहलाता है यूपी का तराई क्षेत्र। फिर आता है हमारे पास यूपी का मैदान। यूपी का मैदान सबसे बड़ा पार्ट है भौतिक विभाजन में। यूपी के मैदानों का निर्माण गंगा और यमुना नदियों ने मिलकर किया है और उनकी सहायक नदियों ने मिलकर किया है। इसके द्वारा एक मिट्टी का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। जब नदियां, देखो ये नदी है, नदी के पास वाली मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी, और जो नदी अपनी घाटी को गहरा करती है, जो मिट्टी दूर होगी उसे कहा जाता है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी नदी के पास होती है, नदी के पास है, पानी की अधिकता होती है, अधिक उपजाऊ होगी और इसमें खेती भी की जाएगी। जबकि बांगर मिट्टी जो नदी से दूर हो चुकी है, नदी से दूर है तो ऊंचे स्थानों पर होगी, पानी की कमी होगी, नदी से दूर है तो कम उपजाऊ होगी। तो आपसे कहेगा नई खादर मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नई खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो कि मुख्य नदी से दूर होती है, इसको बांगर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? बांगर के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यही मैंने लिखा है खादर और बांगर के बारे में। फिर आते हैं यूपी के पठार। यूपी के पठारों को 2 भागों में बांटा गया, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है, यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी, इसीलिए बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। बुंदेलखंड का पठार जो है ये मोटे अनाज, इसके अलावा तिलहन और दलहन उत्पादन के लिए फेमस है। यही सब लिखा हुआ है। यूपी में बुंदेलखंड, बघेलखंड के पठार हैं।
बुंदेलखंड के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है और यह तिलहन, तलहन और मोटे अनाजों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बघेलखंड का पठार। यह है बघेलखंड का पठार, ये मिर्जापुर सोनभद्र जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका निर्माण नीस चट्टानों से हुआ है और नीस चट्टानों के टूटने के कारण लाल मिट्टी का निर्माण होता है। यही कारण है कि बघेलखंड प्लेटों पर लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र? उत्तर प्रदेश में केवल एक पर्वत का विस्तार है जिसका नाम है विंध्य पर्वत, जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं 2-4 क्वेश्चनों को लेकर। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, उत्तर प्रदेश में शिवालिक श्रेणियों का विस्तार मुख्य रूप से किस रूप में पाया जाता है? तो शिवालिक पहाड़ियां जो हैं ये भावर क्षेत्र के पास पाई जाती हैं। शिवालिक पहाड़ियां, फिर भावर, तराई, मैदान, पठार, पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश किस जनपद में शिवालिक पहाड़ियों का प्रभाव सबसे ज्यादा है? तो सहारनपुर ऐसा जिला जहां पर सर्वाधिक शिवालिक पहाड़ियां हैं और असमोट चोटी जो थी वो शिवालिक पहाड़ियों का ही पार्ट थी सहारनपुर में। तराई क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार कारण हुआ है? तो मैंने कहा था नदियों के अवसादन के द्वारा। जब नदियां अपने साथ मिट्टी गाद लेकर आती हैं तो उनके अवसादन के कारण ही तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश में पर्वतीय ढाल से मैदान की ओर उतरने पर पहले कौन सा क्षेत्र आता है? तो सीधी सी बात है, पहले कौन सा आता है? पहले आता है भावर क्षेत्र, तराई, मैदान, पठार, पर्वत। तो इसमें से हमारे पास भावर तो दिया नहीं गया लेकिन तराई तो दिया गया है। आपकी बिल्कुल सही बात है। ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपकी 5 से 6 मिनट में आपको कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर किया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को ये शॉर्ट वीडियो कैसी लगी जिसने पूरा रिवीजन करा दिया, जो 4-5 घंटे का रिवीजन था। आपको फ्री दे रहा हूं, है ना, सारा का सारा कंटेंट वो आपके लिए फ्री एकदम मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस बैच को लेकर, तो इस बैच को जब आप कैरेविल एप्लीकेशन ओपन करोगे तो कैरेविल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से दंगल बैच अपना दिखाई दे रहा होगा। 499 इसकी फीस है। आप इस पर बाई नाउ पर जाकर क्लिक करेंगे तो बाई नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। आप इस इंटरफेस में जाकर करेंगे प्रोसीड टू पे। तो प्रोसीड टू पे करने के बाद आप जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है, उससे आप पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको बैच किस तरीके से लेना है वो मैंने आपको बता दिया। 499 इसकी फीस है। पहले बार वाले बैच से क्यों अलग है मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट यूपीजीके के टॉप 20 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ में दे रहा हूं। इसमें सारी की सारी जीएस के 5000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन साइंस, सारा का सारा मैंने इसमें हिंदी से लेकर जीएस से लेकर रीजनिंग तक आपको बैच परचेस करते ही तुरंत आपको मिल जाएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो।